आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो रिएक्शन रिएक्शंस ऑफ ऑक्साइड्स विद वाटर एंड डाइल्यूट एसिड। वाटर और डाइल्यूट एसिड के साथ ये रिएक्शन है ऑक्साइड्स का। ऑक्साइड्स हमने बहुत सारे पढ़े थे, लेकिन उसमें कुछ नॉर्मल ऑक्साइड थे, कुछ सुपर ऑक्साइड थे और कुछ पर ऑक्साइड थे। सबसे पहले हम नॉर्मल ऑक्साइड के रिएक्शन की बात कर रहे हैं। रिएक्शन विद वाटर है। नॉर्मल ऑक्साइड को हम सिंपल ऑक्साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर हम वाटर के साथ इसका रिएक्शन करवाएं सिंपल ऑक्साइड के साथ, तो सिंपल ऑक्साइड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लिथियम एक सिंपल ऑक्साइड बनाता है, Li2O, लिथियम ऑक्साइड, जिसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है सिंपल और नॉर्मल ऑक्साइड में? -2 होती है। जब इसको आप वाटर से रिएक्ट करवाते हो, H2O से रिएक्ट करवाते हो, तो रिएक्ट करवाने के नतीजे में क्या होता है कि H2O को हम OH लिख सकते हैं। लिथियम ऑक्साइड जब भी वाटर से रिएक्ट करता है तो इसका लिथियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्योंकि लिथियम पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव है। ठीक है, अगर गौर से देखा जाए तो लिथियम की कैपेबिलिटी है OH नेगेटिव को अपने पास लेके आने की, अपनी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की वजह से, अपने ऊपर चार्ज पॉजिटिव होने की वजह से ये क्या बना देगा? लिथियम हाइड्रोक्साइड। बस बाकी बैलेंस करने के लिए 2 लिखोगे तो सारा कुछ बैलेंस हो जाएगा। मींस कि ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगा और हाइड्रोजन भी किस हाल में होगा? हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा। सही है, लिथियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद रिएक्शन विद वाटर, इसी ऑक्साइड, इसी नॉर्मल ऑक्साइड कौन सा होता है? उन्होंने एक जनरल रिएक्शन में M2O लिखा हुआ था। कोई भी ऐसा अल्कली मेटल का ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी, क्योंकि हर अल्कली मेटल अपनी वैलेंसी क्या रखता है? +1 बैलेंस हो गए। सो M2O कौन सा ऑक्साइड है? नॉर्मल ऑक्साइड, सिंपल या नॉर्मल ऑक्साइड। ये इसका रिएक्शन अब एसिड के साथ हम कराएंगे। रिएक्शन विद एसिड, एसिड डाइल्यूट HCl लिया हुआ है। ये M2 क्या है? M क्या है? मेटल, एनी मेटल, कोई भी नॉर्मल ऑक्साइड अल्कली मेटल का है। अल्कली मेटल का मेटल M है। ओके, रिएक्शन विद एसिड कोई मसला नहीं, इट्स ओके, पूछ सकते हो, सवाल पूछ सकते हो आप। देखो क्वेश्चन भी ऐसा है लेक्चर का। रिएक्शन विद जो एसिड है, एसिड का रिएक्शन ऐसे करना है कि जो कोई भी अगर ऑक्साइड है, सिंपल ऑक्साइड की वैसे जनरल बता रहा हूं, जब वो किसी एसिड से रिएक्ट करता है तो एसिड से रिएक्ट करने के बाद जो सबसे 2 चीजें अहम बनती है वो साल्ट प्लस वाटर। आपने ये अपने ध्यान में याद रखना है कि कोई भी अल्कली मेटल का ऑक्साइड जब किसी भी एसिड से, डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करेगा तो बदले में क्या बनेगा? रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा? साल्ट एंड वाटर बनेगा। हम ऑक्साइड अब खुद से ले लेते हैं। हम कौन सा ऑक्साइड ले रहे हैं? नॉर्मल ऑक्साइड। जैसे कि मैं कौन सा ऑक्साइड ले रहा हूं? लिथियम का नॉर्मल ऑक्साइड Li2O से रिएक्ट कर रहे हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। HCl से रिएक्ट करेंगे तो Li और Cl मिलेंगे ना आपस में, तो लिथियम क्लोराइड बनेगा। एक ही Cl चाहिए लिथियम को, तो नहीं चाहिए, क्योंकि लिथियम पे वैलेंसी क्या है? +1 है, तो एक क्लोरीन -1 वाला एक चाहिए इसे। बाकी हमारे पास ये जो H और O बचे हैं ये वाटर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? H2O। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम 2 लगा देंगे और यहाँ पे भी फिर 2 लगाना पड़ेगा, तो बैलेंसिंग हो जाएगी। अभी तक ये दोनों रिएक्शन मैंने कौन से करवाए थे? ये सिंपल ऑक्साइड्स के रिएक्शंस हैं। अब हम आएंगे किस पर ऑक्साइड। आपको पता है कि अल्कली मेटल सारे सिंपल ऑक्साइड नहीं देते, क्योंकि ये डायरेक्ट रिएक्शन की बात हो रही है ना। डायरेक्ट रिएक्शन में ये बताया था कि अगर सोडियम पर ऑक्साइड देते हैं, फिर सोडियम से नीचे चले जाओ, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो वो सारे सुपर देते हैं, सुपर ऑक्साइड। ठीक है, ओके ठीक है, मैं नहीं मिटा रहा। मैं ऊपर बस रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड से अब रिएक्शन विद पर ऑक्साइड हम कर रहे हैं। सही है ना?
पहले तो हम पारोक्साइड का यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं। सो जितने भी पारोक्साइड होते हैं वो M2O2 होता है। क्या अल्कली मेटल का हर पारोक्साइड ऐसे ही होगा? Na2O2। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी -1 होती है। क्या होती है? -2 क्या है? अच्छा -1 नहीं बोला, -1 और ये +1। अब यहाँ पे दिस इज सोडियम पारोक्साइड, और सोडियम पारोक्साइड का रिएक्शन हम सबसे पहले किससे कर रहे हैं? विद वाटर। ऊपर लिख लो कि ये विद H2O ये रिएक्शन हो रहा है। तो कोई भी पारोक्साइड अगर हम वाटर से रिएक्ट करते हैं, H2O से रिएक्ट करते हैं, तो हमेशा याद रखना कि पारोक्साइड से रिएक्शन करने के बाद एक चीज तो हमारे पास वही बनेगी जो वहां पे बना था, बेस। लिथियम हाइड्रोक्साइड जैसे बना था, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बनेगा, लेकिन वहां पे वाटर वगैरह तो नहीं है हमारे पास, कोई भी प्रोडक्ट उसके अलावा नहीं आया था। नॉर्मल ऑक्साइड में ना वाटर आया था ना कोई एसिड आया था, बल्कि जस्ट ये बना था। लेकिन पारोक्साइड में याद रखना कि हमें हाइड्रोजन पारोक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा? पारोक्साइड से याद रहेगा कि हाइड्रोजन पारोक्साइड मिलेगा, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की वैलेंसी -1, तो उसने वहां भी अपनी वैलेंसी को वहां पे नहीं चेंज करना, यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड में। सो याद कैसे रखोगे कि जब कोई पेरोक्साइड किसी वाटर से रिएक्ट करेगा तो उसने रिएक्शन की नतीजे में पेरोक्साइड जरूर देना है, बाकी इसको बैलेंस कर देना। इधर 2 लगाओगे और इधर भी 2 लगाओगे। एक और बात बड़ी है, बात इन्होंने बताई हुई है कि ये जो रिएक्शंस होते हैं ऑक्साइड के साथ, ये मैं शुरू में भी नहीं बताई और बता देता हूँ, ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। कि वाटर के साथ भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है और एसिड के साथ भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। मींस के रिएक्शन के नतीजे में बहुत ज्यादा हीट जो है वो रिलीज हो जाती है। इसका मतलब है इसमें टेम्परेचर को कंट्रोल करना पड़ता है। कंट्रोल ना करो तो रिएक्शन बहुत वायलेंट हो जाता है। वायलेंट मीन तेज हो जाता है बहुत, पर रिएक्शन मजीद आगे भी बढ़ जाता है। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना है ना, ठीक है। सो अगर हम इस टेम्परेचर को जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन से कंट्रोल नहीं हो पा रहा, अगर वो कंट्रोल ना हुआ तो ये क्या होगा कि H2O2 जो बना है ये मजीद आगे डिकम्पोज होगा। ये क्या होगा? मजीद डिकम्पोज होगा और वाटर और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाएगा। ये इसमें क्योंकि H2O2 की डिकम्पोजिशन में एक कंपाउंड H2O बनेगा। जब यहाँ से ऑक्सीजन हम अलग करोगे, ऑक्सीजन आपको पता है मॉलिक्यूलर शक्ल में अलग होता है, ऑक्सीजन अकेला नहीं अलग होता, एटॉमिक ऑक्सीजन O2 फॉर्म में ये अलग होता है। सो पहले से कर देना, इधर 2 लगा देना, सही है। और ये 4 बाद इधर भी 2 लगाना पड़ेगा, तो ये बैलेंसिंग हो जाएगी इसकी। लेकिन ये कब होगा? क्यों हुआ? क्योंकि रिएक्शन कभी-कभी रुकता नहीं है, वो आगे चल पड़ता है, मजीद वो H2O2 पे भी डिकम्पोजिशन स्टार्ट कर देता है। रिएक्शन में डाइल्यूट एसिड है। अब ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सॉरी ये जो पेरोक्साइड था सोडियम पेरोक्साइड या M2O2, इसका रिएक्शन किसके साथ है? HCl के साथ है। सो पहले जब हम सिंपल ऑक्साइड का एसिड से रिएक्ट करवाते थे तो एक साल्ट बना था और दूसरी चीज क्या बनी थी? वाटर। और इसमें भी एक साल्ट बनेगा, लेकिन दूसरी चीज वाटर नहीं होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा। अगेन हाइड्रोजन पेरोक्साइड एसिड के साथ होगा। Reaction with dilute acids। जी शायद कोई क्वेश्चन है आपका? आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, साथ वाले से भी आप नहीं पूछ सकते ना फिर। अब इसको इसके साथ रेड करवाएंगे तो क्या बनेगा? NaCl। हमारा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, कोई मसला नहीं है। हाँ थोड़ा सा इसको हमने आगे भी देना है, एडिट करना है, इसको मैं YouTube पे भी दूंगा इंशाल्लाह। कैमरे को जरा सेट करें सर, आप पूरे इमेज आपका नहीं आ रहा है। मैं अब खुद को दिखा भी नहीं रहा ना, मेरी आवाज आ रही है और लिखे जो लिख रहा हूँ वो सब कुछ आ रहा है, मेरे आप भी आ रहे हैं, सब आप भी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, आप नहीं आ रहे, सब कुछ आ रहा है, पेन की अगली लोग आ रहे हैं सर।
ये जब इससे रेड करेगा तो पहली चीज तो Na और Cl मिलके साल्ट बनाएंगे, NaCl बनेगा। मैंने क्या बताया कि जब भी आप किसी पर ऑक्साइड वाले को एसिड से रेड करते हैं तो वाटर नहीं बनता बल्कि क्या बनता है, पर ऑक्साइड बनता है। ये बैलेंसिंग हो जाएगी, तो दो हमने लगाया, सारा ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो ये भी कह रहे हैं कि इसमें भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड फर्दर डिकम्पोज होके वाटर और ऑक्सीजन में चेंज हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर इतना राइज हो जाता है कि दैट इज इम्पॉसिबल टू अवॉइड दिस। हम इससे हम इससे बच नहीं सकते इसी डिकम्पोजिशन से, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। सही है? यस सर। नेक्स्ट है सुपर ऑक्साइड। अभी तो पेरोक्साइड तक की रिएक्शंस दी हैं वाटर और एसिड के साथ। अब वाटर और एसिड के साथ जो रिएक्शन है लिख ली है हम सुपर ऑक्साइड का। जैसे कि हमारे पास KO2 है, सीजियम CSO2 है, ये सारे कौन से हैं? सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो क्या होती है? सबको यकीन है इस बात पे? ओके, -1/2। अब सुपर ऑक्साइड में जो रिएक्शन है विद वाटर है, पहले KO2 का रिएक्शन करवाते हैं, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का रिएक्शन विद वाटर। आदि इसके साथ लिथियम नहीं डाल सकता। तो उसका सुपर नहीं बनता ना। अच्छा, जिसका सुपर ऑक्साइड बनेगा उस लिथियम को कर दिया ना, लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। कौन सा ऑक्साइड बनाता है? नॉर्मल ऑक्साइड। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। सुपर ऑक्साइड से भी पर ऑक्साइड लाजमी बनता है। क्या बनता है? फिर फर्क क्या है? एक ऑक्सीजन भी। असल में सुपर ऑक्साइड में और पर ऑक्साइड के रिएक्शन में इतना सा फर्क होगा कि पर ऑक्साइड में तो हमें हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मिलता है और क्या मिलता है? बेस मिलता है। लेकिन इसमें बेस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के अलावा ऑक्सीजन भी मिलेगा। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी क्योंकि यहाँ पे इतनी कम हो, ऑक्सीजन की तादाद इतनी ज्यादा हो जाती है, इस वजह से ये याद रख लेना है कि सुपर ऑक्साइड जब भी वाटर से रिएक्ट करेगा तो आपको ऑक्सीजन जरूर मिलेगा। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ ऑक्सीजन भी प्रोडक्ट में आएगा। ठीक है? तो ये हमारे पास सुपर ऑक्साइड्स के रिएक्शन है। इसलिए एक और बात, दोबारा वही बात हो रही है, बार बार बात रिपीट हो रही है, वही के डिकम्पोजिशन होनी है। H2O2 cannot avoid from decomposition due to एक्सोथर्मिक। सारे एक्सोथर्मिक, सारे सब में हीट रिलीज हो रही है, सारे एक्सोथर्मिक हैं। हाँ, रिएक्शन विद वाटर भी और रिएक्शन विद एसिड भी, सारे सारे क्या होता है? किसी में कोई एंड होता तो बताता ना यार। अब इसी सुपर ऑक्साइड का जो रिएक्शन है वो विद डाइल्यूट एसिड्स है। जैसे कि CO2 और डाइल्यूट एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तो जब रिएक्शन करेंगे तो इसमें भी वो चीजें सेम रहेंगी। साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही बना था ना पेरोक्साइड के रिएक्शन में, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज वही याद रखनी है, ऑक्सीजन एक्स्ट्रा मिलेगी जब भी सुपर ऑक्साइड से रिएक्शन होगा एसिड का या वाटर का, और उसमें वही H2O2 की डिकम्पोजिशन हो जाती है बाद में, और वो फर्दर डिकम्पोज होके किस में चेंज हो जाता है? वाटर एंड मजीद ऑक्सीजन। ठीक है? रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल विद क्लोरीन, ये मिटा दूं? आखिरी में बेटा ओके, यही आखिरी है ना? वही क्या
कि वहाँ पे वैसे दर्ज हैं बुक के ऊपर। बाकी है वैसे ही यस सर वो बना दिया है। मेरे दिमाग में फिर अच्छा, जितने भी हैलोजेंस हैं वो तकरीबन रिएक्ट कर सकते हैं अल्कली मेटल से। ऑल हैलोजन कैन रिएक्ट विद अल्कली मेटल्स, लेकिन अभी हम रिएक्शन सिर्फ क्लोरीन का देख रहे हैं। सो रिएक्शन ये शामिल है, रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल विद क्लोरीन। अल्कली मेटल जब भी हैलोजन से रिएक्ट करेंगे तो हैलाइड बनेगा। जैसे लिथियम अगर क्लोरीन से रिएक्ट करता है Cl2 से, Cl2 की फॉर्म में होता है LiCl बनता है, लिथियम क्लोराइड बनता है, यहाँ पे 2 लगा देते हैं। इस तरह अगर सोडियम Cl2 क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो ये NaCl बनता है, यहाँ पे हम 2 लगा के बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो इन दोनों की बर्निंग होती है वो स्लोली होती है, मींस के जब टेम्परेचर ज़्यादा करोगे तो ये ज़्यादा रिएक्शन देंगे, कम टेम्परेचर पे इसका रिएक्शन स्लो होगा। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि इट्स रिएक्ट दोनों के साथ, ये स्लोली रिएक्ट करेगा रूम टेम्परेचर पे। लेकिन अगर हम इसमें सोडियम को सोडियम मेटल की बजाय इसकी मोल्टन स्टेट यूज कर लें, मोल्टन मतलब इसकी अगर पिघली हुई हालत है, सो उसको अगर हम ब्रिलियंट येलो फ्लेम में जला सकते हैं, ठीक है। कौन से फ्लेम, कौन सा शोला उसमें देना है आपने, ब्रिलियंट येलो फ्लेम। सो हमेशा याद रखना कि मोल्टन सोडियम को जब क्लोरीन से के साथ रिएक्ट करने का मतलब बाइंड करना, जलाना, क्योंकि हम क्लोरीन या हैलोजन का जो रिएक्शन करवा रहे होते हैं उसमें हम बर्निंग का प्रोसेस कर रहे होते हैं। सो जब ये वाला इसके साथ करोगे, मोल्टन सोडियम का करोगे, तो वो उसमें याद रखना कि फ्लेम कौन सा होना चाहिए, ब्रिलियंट येलो फ्लेम। मतलब ये एक रंग होता है ना पीला, जो कि अच्छा नहीं होता, जो ज्यादा बेहतर अच्छा रंग होता है पीला, जो यूनिक येलो होता है। कभी देखा हो, नहीं देखा तो खैर देख लेना। सो ये ब्रिलियंट येलो फ्लेम, अब जाहिर सी बात है फ्लेम बहुत तरह के होते हैं, हमने फ्लेम टेस्ट टॉपिक को कल पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ रहे, लेकिन हर एक का फ्लेम डिफरेंट हो सकता है। हर मेटल का शोला जो है जलने के बाद वो मुख्तलिफ रंग का हो सकता है, सही है। आगे वो कह रहा है कि जो बाकी जो बच गए हैं, कौन कौन से अल्कली मेटल में बच गए हैं जी, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीज़ियम। ये बहुत तेजी से हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और मेटल हैलाइड बनाते हैं। इनके लिए आप टेम्परेचर कम भी दे सकते हैं, क्योंकि रिएक्शन इतने ज्यादा एक्सोथर्मिक होते हैं ऑलरेडी, और इनको फिर अगर हम टेम्परेचर इसमें ऑलरेडी कम नहीं रखेंगे तो ये रिएक्शन ही कंट्रोल नहीं होंगे। कई बार ना अल्कली मेटल का रिएक्शन हम वाटर से जब करवा रहे होते हैं तो वहां पे ये बात भी लिखी है कि हम टेम्परेचर -100 डिग्री सेंटीग्रेड पे करवा रहे होते हैं। अब आइस से करवा रहे हैं, समझो है वाटर, नाम तो वाटर है, फॉर्मूला तो वही है, लेकिन -100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर तो आइस होता है ना, सॉलिड फॉर्म में होता है, उससे भी हम रिएक्ट करवाते हैं तो उसमें भी टेम्परेचर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि इतने ठंडे टेम्परेचर पे आप ठंडे रिएक्टेंट भी ठंडा है, लेकिन प्रोडक्ट अगेन इतना हाई टेम्परेचर का मिलता है, दोबारा रिएक्शन अनकंट्रोलेबल होता है। रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए भी बाज़ औक़ात हम वाटर का टेम्परेचर कम रखते हैं, -100 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं कि आपका रिएक्शन कंट्रोलेबल, आपके कंट्रोल में। इफेक्ट ऑफ हीट ऑन नाइट्रेट्स एंड कार्बोनेट्स। अब नाम मैंने बताया, नाइट्रेट्स और कार्बोनेट्स सोडियम के, लिथियम के, पोटेशियम के नाइट्रेट्स होते हैं। नाइट्रेट NO3 को कहते हैं, NO2 को क्या कहते हैं, नाइट्राइट कहते हैं। इतना तो पता है तुम लोगों को, मतलब इतने नालायक स्टूडेंट नहीं हो। अभी लाइव बेसी ना करो, नहीं ये कठिन How many minutes? 25 उठ के देखो यार तू नाम बोला कर, सिर्फ 19 सर। सारी वीडियो अब ये मुझे यहाँ से काटना है, नहीं काट कर
तेरा कौन सा है? इफेक्ट ऑफ हीट ऑन नाइट्रेट्स एंड कार्बोनेट्स। अब कार्बोनेट्स जो हैं ये स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं। कार्बोनेट्स जो हैं ये हाईली स्टेबल टू हीट होते हैं। याद रखना कि हाईली स्टेबल टू हीट क्यों होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इंक्रीज होता है लिथियम से सीजियम। हमारे पास क्या चीज इंक्रीज हो रही है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। जब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज हो रही है तो इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो भी इंक्रीज होगी। हम बात कार्बोनेट्स की कर रहे हैं और कार्बोनेट्स कौन से? लिथियम। क्या फार्मूला? Li2CO3। क्यों? क्योंकि कार्बोनेट की वैलेंसी -2 होती है। तो ये -2 है तो ये +1 होगा तो बैलेंस होगा ना, 2 लिथियम होंगे तो बैलेंस होगा। इस तरह सोडियम कार्बोनेट भी यही होता है। इस तरह पोटेशियम कार्बोनेट, सीजियम कार्बोनेट, सारे कार्बोनेट। नाइट्रेट पर भी -2, नाइट्रेट पे -1 होती है। अभी मैंने वो नहीं बताया, कार्बोनेट की बात कर रहे हैं। अब कार्बोनेट जो है, इस कार्बोनेट में आपके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का भी इंक्रीज हो रही है जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं। इसकी क्या वजह है कि डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है विद इंक्रीज इन साइज ऑफ कैटाइन। साइज ऑफ कैटाइन। सो आपसे कोई पूछे कि साइज ऑफ कैटाइन के इंक्रीज होने से ऐसी क्या वजह है कि ये ज्यादा स्टेबल हो रहा है? स्टेबिलिटी का तो ये मतलब है ना कि इनको भी डिकम्पोज करना थोड़ा मुश्किल होगा। हीट करके डिकम्पोज करना मुश्किल होगा जिनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो आपने ये लिखना है कि असल में मसला ये है कि जब स्मॉल कैटाइन व्हेन स्मॉल कैटाइन is approached near the anion। anion यहां पे कौन सा है हमारे पास? anion कौन सा है हमारे पास? लिथियम। कैसे? कार्बोनेट है। जब स्मॉल कैटाइन anion को CO3 -2 को अप्रोच करता है सो इट वो डिस्टर्ब करता है इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को। इट डिस्टर्ब इट्स इलेक्ट्रॉनिक स्मॉल कैटाइन जब एनाइन को अप्रोच करता है तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टर्ब होने की वजह से ऑपोजिट चार्जेस आयंस के दरमियान शेयरिंग का अमल हो जाता है। तो आपको पता है जहां भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का या बेशक ऑपोजिट चार्जेस की भी शेयरिंग का अमल हो जाए वो बॉन्ड थोड़ा सा कोवेनेंट हो जाता है। सो इट बिकम्स पार्टली कोवेनेंट। ये जो मैंने चीज लिखवाई है ना, ये सवाल आ सकता है कि वाई लिथियम कार्बोनेट्स आर पार्टली कोवेलेंट। क्योंकि जब लिथियम का साइज क्या है, सबसे छोटा कैटाइन है ये इस ग्रुप में। जो कैटाइन छोटे होते हैं ना वो अपने एनाइन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की अनबैलेंसिंग या उनकी डिस्पर्जन कह सकते हो करने में उनको ज्यादा आसानी होती है। जब वो क्योंकि छोटे होते हैं तो उनको छेड़ सकते हैं, अदरवाइज कह सकते हो ना कि क्योंकि बड़े इन्हें कुछ नहीं कहते, छोटे होते हैं उस वजह से ये डिस्पर्जन क्रिएट करते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की सलाहियत रख देते हैं। लेकिन जो बड़े आयन होते हैं सोडियम पोटेशियम की तरफ आते हैं, सीजियम, जो बड़े कैटाइन होते हैं वो ऑलरेडी बड़े होते हैं, वो कार्बोनेट्स के साथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन तो लगाते हैं, मींस के उनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब नहीं करते, जस्ट उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो एक ही बॉन्ड बना सकती है, वो आयनिक बॉन्ड होता है। अब नीचे वाला सबका कौन सा बॉन्ड होता है? आयनिक होता है।
ऊपर वाले कुछ ना कुछ कोवलेंट बॉन्ड होते हैं अपने समान साइज की वजह से। जो कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होता है? आयनिक बॉन्ड स्ट्रांगर होता है। आयनिक बॉन्ड को तोड़ना सबसे मुश्किल होता है, कोवलेंट को तोड़ना मुश्किल नहीं होता। यही वजह है कि डाउन द ग्रुप कार्बोनेट्स का जब कैटाइन का इनका साइज बढ़ता है तो इनकी जो स्टेबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इनका आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ इट्स इंक्रीज इन इट्स आयनिक कैरेक्टर। इंक्रीज इन इट्स आयनिक कैरेक्टर। और इसको भी मैंने रिएक्शन इसका नहीं किया क्योंकि दिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिएक्शन। रिएक्शन तो आसान है और रिएक्शन जो है वो इन्होंने भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन हर एक का रिएक्शन डिफरेंट हो सकता है। अगर लिथियम कार्बोनेट ब्रेक होगा तो ये लिथियम का नॉर्मल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। साफ नजर आ रहा है कि Li2 यहाँ से एक O लेगा, ऑक्सीजन लेगा और Li2O बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और इसी तरह अगर सोडियम Na2CO3 भी इससे रिएक्शन करवा दें तो ये अब कौन सा ऑक्साइड बनेगा? सोडियम का कौन सा ऑक्साइड बना है? सोडियम का ये पेरोक्साइड। तो ये डिकम्पोज किए हैं हमने, लेकिन ये होते थर्मल स्टेबल है, इनको इतना आसानी से डिकम्पोज करना इजी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन एक और कांसेप्ट मेरे ज़हन में आ रहा है, वो दूं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, वो कल बताऊंगा। लेकिन नाइट्रेट्स का बता देता हूं। नाइट्रेट्स को भी तोड़ा जा सकता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग हीट करके नाइट्रेट्स को तोड़ा जा सकता है, लेकिन लिथियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट को तोड़ने के बाद जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो डिफरेंट मिलते हैं। तो अगर हम लिथियम कार्बोनेट को ब्रेक करते हैं, लिथियम नाइट्रेट को ब्रेक करते हैं तो इसमें एक लिथियम का ऑक्साइड मिलेगा, Li2O मिलेगा, एक नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड मिलेगा और ऑक्सीजन गैस भी मिलेगी। ये याद रखना है कि लिथियम नाइट्रेट की जो डिकम्पोजिशन है उसके नतीजे में हमें लिथियम का नॉर्मल ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और O2 मिलता है। ठीक है, NO2 एक गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दिस इज अ रेडिश ब्राउन गैस। ठीक है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और प्लस ऑक्सीजन गैस। बाकी बैलेंस शीट करना है आप लोगों ने। देखो वहां पे कितने लिथियम है? 2 है, यहाँ पे 2 लगाओ, सारा मसला क्या पता हल हो जाए। यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पर 2। तो इसका मतलब है कि ये वाला ऑक्सीजन ऑड में चला जाएगा और ऑड नंबर को बैलेंस करना मुश्किल होता है। सो इसको इवन करने के लिए यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा मुझे शुरू में। सो अब ऑक्सीजन कितने हो गए? 6 हो गए। ये कितने हो गए? 4 हो गए। इधर 4 लगाओगे तो बाकी नाइट्रोजन को भी बैलेंस करना पड़ेगा, तो इधर भी 4 लगाना पड़ेगा। नाइट्रोजन को 4 जब करोगे तो ऑक्सीजन खुद बैलेंस हो जाएंगे। इस साइड पे भी 12 हो जाएंगे और इस साइड पे भी। क्यों? यहाँ पे जैसे 12। अच्छा, कहाँ पे? इधर ही आगे ये 2 और 4 2 8 10 और 2 12। नाइट्रोजन 3 4 are 12, नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन ये और 4 ये। नाइट्रोजन बैलेंस किया मैंने 4 लगा के, मतलब पहले मैंने बैलेंस लिथियम को किया था ना 4 लगा के, तो उसमें नाइट्रोजन 4 हो गए थे, तो यहाँ भी 4 लगाया, 4 लगाया, इसको 4 लगाने के बाद ऑक्सीजन खुद बैलेंस हो गया। ठीक है, लिथियम नाइट्रेट के बाद इसको जब तोड़ते हैं तो ये वाला प्रोडक्ट नहीं देता, ये लिथियम सोडियम नाइट्रेट से सोडियम नाइट्राइट देता है। नाइट्राइट में NO3 नहीं होता बल्कि NO2 होता है। बस ये इसका फर्क है कि इसमें ये चीज नहीं मिलेगी, ऑक्साइड नहीं मिलेगा, इसमें NaNO2 मिलेगा और ऑक्सीजन गैस मिलेगी। जस्ट उसको बैलेंस करना है, इधर 2 और 2 लगाना है, बैलेंस हो जाएगा पूरा ही। सोडियम नाइट्रेट से, और अगर सिर्फ सोडियम नाइट्रेट नहीं, अगर इससे नीचे वाले को भी मैं, इससे नीचे क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट को भी तोड़ूंगा तो पोटेशियम नाइट्राइट और ऑक्सीजन ही बनना है। मींस कि सिर्फ आयर एक लिथियम है, क्योंकि पुरानी जो बुक्स थी ना उसमें जब हम ग्रुप से चलते थे ना 1 से, तो सबसे जो पहला मेंबर होता था उसका ना एक बिहेवियर शो करवाया जाता था जिसको हम पिक्यूलियर बिहेवियर कहते थे। पिक्यूलियर बिहेवियर से मुराद है सबसे डिफरेंट बिहेवियर। असल में इसका एक अलग टॉपिक बन सकता था कि लिथियम का पिक्यूलियर बिहेवियर। लिथियम सब अपने ही मेंबर्स, अपने ही ग्रुप मेंबर से डिफरेंट बिहेवियर
शो करता है इन टर्म ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी और केमिकल प्रॉपर्टीज, दोनों के लिहाज से ये। लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये नहीं बताया, लेकिन हमने कुछ ना कुछ डिस्कस किया लिथियम को कि किस तरीके से वो कार्बोनेट्स में कुछ ना कुछ कोवलेंट बॉन्ड रखता है। इतना ज्यादा थर्मली स्टेबल तो नहीं होता जितने ये होते हैं। अच्छा, जो ज्यादा थर्मल स्टेबल होते हैं ना, पानी में उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। ये बात याद रखना, जो थर्मली ज्यादा स्टेबल है, जैसे कि सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट, ये लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट ऊपर वाले से ज्यादा स्टेबल है ना ये दोनों, लेकिन इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में फिर ऊपर से ज्यादा होगी, कम नहीं होगी ना। सॉल्युबिलिटी मतलब हल पजीरी। साल्ट को हम अगर पानी में आसानी से हल कर सकते हैं, NaCl को कर सकते हो, NaCl को हल कर सकते हो आसानी से, कोई इतना दिक्कत पेश नहीं आती। सॉल्युबल है साल्ट NaCl वाटर में, तुम क्यों कह रहे हो नहीं कर सकते हो? नहीं, काम होइए ना स्टेबल। मैं उसको एक और बात समझाने वाला हूँ। साल्ट को हम हल कर सकते हैं, तुम ये कह रहे हो कि स्टेबिलिटी ज्यादा हो तो सॉल्युबिलिटी कम होनी चाहिए, तुम्हारे ज़हन में ऐसा सवाल पैदा हो रहा होगा ना, लेकिन ऐसी बात नहीं है। असल में स्टेबिलिटी का जो ताल्लुक है वो डिकम्पोजिशन से है। पानी जो है वो किसी भी कंपाउंड की डिकम्पोजिशन नहीं करता, आयोनाइजेशन करता है। सो देयर इज अ मैनी डिफरेंस बिटवीन डिकम्पोजिशन एंड आयोनाइजेशन। नमक NaCl मैं कहता हूँ कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके नमक मेल्ट होता है। मानते हो इस बात को? मानना पड़ेगा ना, तुम क्यों नहीं मानते हो? मैं मानता हूँ, क्यों मानता हूँ मैं ये भी बताता हूँ। अब नमक जो है पानी में हल हो जाता है, लेकिन अगर नमक को मैं 1 घंटा भी पकाऊं ना कढ़ाई में, गरम करूं, तो वो पिघलेगा नहीं। इसलिए मतलब उसमें मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा। मुझे ये बताओ कि नमक पानी में हल फौरन हो गया, लेकिन हीट जब मैं कर रहा हूं उसे तो वो मेल्ट ही नहीं हो रहा। अब समझ आई है? जो चीज ज्यादा थर्मली स्टेबल है ना, तो पानी में उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। और मेरे पास कोई मिसाल नहीं थी। ओके, ऑफ द वीडियो।